नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। ईरान से तस्वीरें और वीडियोस आने शुरू हो गए हैं। आयतुल्लाह खामनेई साहब के अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू हो गई हैं और दुनिया भर से लोग पहुंच रहे हैं। अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग फिरके के लोग पहुंच रहे हैं वहां पर श्रद्धांजलि देने के लिए। भारत की तरफ से जो टीम गई है उसमें सरकारी टीम में एक मिनिस्टर हैं, एक राज्य मंत्री हैं और सैयद अता हसनैन हैं जो बिहार के राज्यपाल हैं। इसके अलावा महबूबा मुफ्ती गई हुई हैं, सज्जाद कारगिली अलग से गए हुए हैं, उनकी पोस्ट आई थी और कई हिंदू संत भी वहां पर गए हुए हैं जिनकी तस्वीरें लगातार आ रही हैं। नेताओं में कांग्रेस ने भेजा है सलमान खुर्शीद साहब को और महबूबा मुफ्ती साहिबा गई हुई हैं। कश्मीर से तो अच्छा खासा रिप्रेजेंटेशन भारत का है। काश इसमें विदेश मंत्री या मंत्री लेवल का, सीनियर मिनिस्टर लेवल का कोई बंदा होता तो यह ज्यादा बेहतर लगता। खैर, बाकी दुनिया से भी बहुत सारे लोग आए हैं। हिजबुल्लाह के जो चीफ नसरुल्लाह साहब मारे गए थे उनकी फैमिली पूरी आई थी। इसके अलावा पीएलओ से, फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन से लोग आए हैं, फिलिस्तीन लिबरेशन फ्रंट से लोग आए हुए हैं, कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट पहुंचे हुए हैं और दुनिया भर के जो शिया लीडर्स हैं वो पहुंचे हुए हैं। पाकिस्तान से भी काफ़ी लीडर्स वहां पर पहुंचे हुए हैं, धार्मिक लीडर्स वहां पर पहुंचे हुए हैं और बेहद आलिशान तरीके से कफन दफन जो उनका आखिरी होना है उसकी तैयारी चल रही है जो अगले 3-4 दिन तक चलेगी। आप जानते हैं कि इस बीच इजराइल ने धमकी दी है मुस्तफा खामनेई को शहीद करने की और मुस्तफा खामनेई के बारे में जो खबर आ रही है, खासतौर पर यह खबर जो आई है इंडिया में जो रिप्रेजेंटेटिव हैं ईरान के, या आप कह सकते हैं कि वहां के सुप्रीम लीडर के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनका एक बयान आया कि मुस्तफा खामनेई इस पूरे प्रोसेस में हिस्सा नहीं लेंगे, वो दिखाई नहीं देंगे। अब दो बातें हो सकती हैं। एक बात तो हो सकता है जो वो कह रहे हैं सिक्योरिटी रीजन, और दूसरी बात ये हो सकती है कि चूंकि वो बुरी तरह से घायल हुए थे, उनको जख्म आए थे, तो ये भी बहुत पॉसिबिलिटी है कि उस रूप में ना चाहता हो ईरान उनको दुनिया को दिखाना, या खुद वो दुनिया के सामने ना आना चाहते हों, चोटिल अवस्था में, बीमार अवस्था में, घायल अवस्था में सामने ना आना चाहते हों। ये एक वजह हो सकती है। लेकिन कुल मिला जुलाकर ये बहुत अच्छी खबर नहीं है क्योंकि दुनिया भर में एक मैसेज जाएगा कि खामनेई साहब का जनाजा निकला, खामनेई साहब को दुनिया भर के लोग आए, उन्होंने वहां पर श्रद्धांजलि दी, लेकिन उनके अपने बेटे वहां पर हाजिर नहीं थे। इसका मैसेज बहुत अच्छा नहीं जाएगा। हालांकि ईरान गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक ऐसा कोई बयान नहीं आया है। 3-4 दिन तक ये जनाजा चलना है, तो हो सकता है किसी दिन अचानक वो दिखाई दे। हो सकता है कि ईरान ना चाहता हो कि इजराइल को एग्जैक्ट टाइम और जगह पता हो कि वो कहां दिखाई देंगे, तो अचानक से किसी एक जगह दिखाई दें। इसके लिए 3-4 दिन इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अभी फिलहाल जो अलग अलग सोर्सेस से खबर मिल रही है वो ये बता रही है कि मुस्तफा खामनेई शायद वहां सिक्योरिटी रीजन की वजह से नहीं जाएंगे। पीछे क्या वजह है मैंने बात की, अब क्या है क्या नहीं वो तो कभी बाद में पता चलेगा। इधर जो गहमा गहमी है, ईरान, इजराइल, अमेरिका की जो गहमा गहमी है वो बेहद बढ़ी हुई है। बहरीन में एक मीटिंग हुई है सेंटकॉम की। सेंटकॉम आप जानते हैं, सेंटकॉम का मतलब सेंट्रल कमांड हुआ। ये अमेरिका की जो मिडिल ईस्ट में सेना है उसकी हाईएस्ट कमांड है। इसने एक रीजनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस किया, यानी लोकल जो लीडर्स थे, लोकल जो कंट्रीज थी, उनके लीडर्स को बुलाकर एक कॉन्फ्रेंस किया। इसमें सीरिया, लेबनान सहित 12 देश थे। मिडिल ईस्ट के लगभग सारे देश जैसे बहरीन, मिस्र, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरबिया, सीरिया, यूएई और यमन, इन सब के रिप्रेजेंटेटिव वहां पर थे। अब यह अपने आप में थोड़ा सा चौंकाने वाली खबर है कि सेंटकॉम वहां पर यह मीटिंग क्यों कर रहा है। क्या सेंटकॉम ईरान पर नए हमले की प्लानिंग बना रहा है, या इन मुल्कों से बात कर रहा है कि आपके यहां जो अमेरिका के सिक्योरिटी के बेसिस थे वो जो तबाह हुए हैं उनका क्या करना है, या फिर इन कंट्रीज के साथ एक नया कुछ समझौता वगैरह करने की कोशिश कर रहा है। इसके बारे में डिटेल्स तो अभी बाहर नहीं आई हैं, लेकिन ईरान का कमेंट जरूर आया है। अराक्ची साहब का कमेंट आया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई ये मानता है कि वेस्ट एशिया में, पश्चिम एशिया में अमेरिकी जमावड़े के चलते वहां की कंट्री सेफ हुई हैं तो ये उसकी गलती है। वहां की कंट्री सेफ नहीं हुई है, ज्यादा अनसेफ हुई है। और उन्होंने कहा कि एक बात याद रखनी चाहिए कि बाहर की फोर्सेस हमारी रक्षा नहीं कर सकती, हमारी हिफाजत नहीं कर सकती। अपनी हिफाजत खुद करना हमको सोचना होगा। और दरअसल मैं आपको बता चुका हूं कि
टर्की, इजिप्ट, सऊदी अरबिया और पाकिस्तान का जो एक गठबंधन बनना है, ईरान को उसमें शामिल करने की बात चल रही है, तो ईरान शायद ये इशारा कर रहा है कि अमेरिका की दोस्ती से तुम लोग सेफ नहीं होगे, अगर सेफ होना है तो हमारे साथ रहकर ही सेफ होगे। ये बात शायद ईरान कहना चाह रहा है इनडायरेक्टली। लेकिन इस मीटिंग का मानी समझना चाहिए, ये मीटिंग नॉर्मल मीटिंग नहीं है। वैसे वहां मीटिंग्स होती रहती हैं, लेकिन ये नॉर्मल मीटिंग नहीं है, खास तौर पे तब जब जेडी वांस कह चुके हैं कि 45 दिन के बाद हम देखेंगे क्या करना है, तब तक हम तेल इकट्ठा कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये तब भी नॉर्मल मीटिंग नहीं कही जा सकती है जब कार्ड्स का, इजराइल का जो डिफेंस मिनिस्टर है, उसका ये बयान आ चुका है कि मुस्तफा खामनेई हमारी डेथ लिस्ट में है, यानी हम मुस्तफा खामनेई को मारना चाहते हैं। और तब तो कतई नहीं है जब लेबनान और इजराइल के बीच में जो समझौता हुआ है, उसमें लेबनान की जो साउथ की सीमा है, दक्षिणी लेबनान है, जनूबी लेबनान है, वहां पर इजराइल की आर्मी को रहने की इजाजत मिल गई है, यानी वहां पर इजराइल की आर्मी होगी। कल का वीडियो अगर आपने देखा होगा तो मैंने बहुत डिटेल में बताया था कि यह सब कुछ कैसे ईरान पर हमले की तैयारी हो सकती है। और ऐसा लग रहा है कि सितंबर अक्टूबर में दोबारा ईरान के ऊपर हमला हो सकता है। जाहिर तौर पर ईरान इसके लिए तैयार होगा, लेकिन अमेरिका इजराइल के लिए सबसे बड़ी पहेली और सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि मिडिल ईस्ट के जो बाकी मुल्क हैं, खास तौर पर सऊदी अरबिया जैसे मुल्क, वो इस जंग में कितना साथ देंगे। और अब जब हमें पता है इस बात का कि सऊदी अरबिया और अमेरिका के बीच में काफी तनातनी हो चुकी है जिस समय ईरान से जंग चल रही थी, खास तौर पर जो एक बीच में ऑपरेशन चलाया था, इन्होंने ऑपरेशन फ्रीडम के नाम से चलाया था, जिसमें कोशिश ये की थी कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को ईरान से आज़ाद करा लें, उसमें जिस तरह से सऊदी अरबिया ने साथ नहीं दिया था, अब ये खबर पक्की हो चुकी है, कई सारे अखबारों में छप चुकी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल में सबसे पहले आई और उसके बाद कई अखबारों में आ चुकी है। उसके बाद अमेरिका हो सकता है कि दोबारा प्रेशर बना रहा हो, दोबारा ये बात कर रहा हो कि जब हम अटैक करेंगे तो आपकी जमीन और आपके आसमान का इस्तेमाल करने की हमको खुली छूट होनी चाहिए। अब अगर ये मिडिल ईस्ट की कंट्रीज, खाड़ी की कंट्री जिसको एक्सेप्ट करती हैं, तो नजारा काफी बदला हुआ होगा और यह लड़ाई और ज्यादा खतरनाक हो सकती है। एक खबर और आई है वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से। वॉल स्ट्रीट जर्नल इधर आपको लगातार देखना चाहिए क्योंकि मिडिल ईस्ट पर वो लगातार बहुत इंपॉर्टेंट खबरें अपडेट कर रहा है। यह खबर बताती है कि स्टीव विटकॉफ और जेरार्ड कुशनर जो गए थे, अभी दोहा गए थे, और पहले खबर यह फैलाई गई थी कि ईरान के लोग आएंगे और वहां पर सीधी मीटिंग हुई। मैंने तभी कह दिया था कि ईरानी इस बार नहीं जाएंगे दोहा में बात करने के लिए, और वही हुआ। ईरानी दोहा नहीं गए और वहां पर पाकिस्तान और कतर के रिप्रेजेंटेटिव से बात हुई। तो वॉल स्ट्रीट जर्नल यह बता रहा है कि इन लोगों ने कहा कि एमओयू के तहत, जो एमओयू हुआ है इन लोगों के बीच में, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझौता, उसमें $100 अरब का कुछ फंड, $100 अरब जो ईरान का फंड है जो अलग अलग जगहों पे जमा है, उसका एक बड़ा हिस्सा ईरान को मिलने की बात थी। कतर जो था वो $6 अरब रिलीज करने की तरफ आगे बढ़ रहा था और ईरान ने भी ये बात कही थी कि कतर रिलीज करने वाला है। अब ये जो दो लोग गए थे, जेरार्ड कुशनर और स्टीव विटकॉफ, इन्होंने ईरान से कहा कि हम ये $6 अरब भी रिलीज करवा देंगे और इसके अलावा भी काफी पैसा आपके लिए रिलीज कर देंगे। शर्त यह है कि टॉल वाली बात छोड़ दीजिए और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पूरी तरह से खोल दीजिए। यानी जो ईरान ये दावा कर रहा है, लगातार कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को हम नहीं छोड़ेंगे। ये इन लोगों ने जब प्रस्ताव भी दिया, प्रपोजल भी दिया, तो भी ईरान के जो डिप्टी विदेश मंत्री हैं काजिम गरीबाबादी, उनका बयान आया था कि होर्मुज पूरी तरह से ईरान के कंट्रोल में है और होर्मुज को ईरानी आर्मी किसी भी हालत में नहीं छोड़ेगी, ईरान अपने कंट्रोल में रखेगा, ये बयान आया था। तो उनसे कहा यह जा रहा था कि ये कंट्रोल आप छोड़ दीजिए और बदले में आपका जो पैसा सीज है वो हम रिलीज कर देंगे। अब जब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है और उसमें पैसा रिलीज करने की बात है, तो उसमें नई शर्तें क्यों जोड़ी जा रही हैं, ये तो अलग सवाल है। लेकिन फिलहाल ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज छोड़ने को तैयार नहीं है और यही वजह है कि ईरान का जो पैसा रिलीज करने का वादा किया था अमेरिका ने, अभी तक उसका प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है। यहां तक कि कतर से जो $6 अरब रिलीज होने थे वो भी रोक दिए गए हैं फिलहाल, क्योंकि ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर अपना कंट्रोल छोड़ने की बात मान नहीं रहा है। अभी ट्रंप का भी एक बयान आया है। ट्रंप ने भी वही पुरानी बातें दोहराई हैं कि ईरान की मिलिट्री को हमने पूरा खत्म कर दिया है। उनके जितने सेंटर्स थे जहां से वो
मिसाइलें छोड़ते थे वो सारी ख़त्म कर दी हैं, उनकी मिसाइलें ख़त्म कर दी हैं, थोड़ी सी मिसाइलें बची हैं, जब हम चाहेंगे तब ख़त्म कर देंगे, ये सारी बातें कहीं। लेकिन इन सब बातों से ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट बात थी वो यही थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे वो कंट्रोल छोड़ने की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि एमओयू के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ईरान को पूरी तरह से कंट्रोल छोड़ देना चाहिए, जबकि ईरान का कहना है कि एमओयू में कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कंट्रोल छोड़े। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजें जा सकती हैं, हमने फ्रीडम दी है, लेकिन हम कंट्रोल नहीं छोड़ेंगे। तो जो बात मैं शुरू से कह रहा हूं कि सबसे बड़ा जो बोन ऑफ कंटेंशन है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और दूसरा जो बोन ऑफ कंटेंशन है वो इजराइल की शरारतें हैं, शैतानी शरारतें हैं। अब खबर ये आ रही है, और ये भी खबर अमेरिका के अखबारों से आई है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसको रिपोर्ट किया है। उसका ये बताना है कि जब पाकिस्तान गए थे बात करने के लिए कालिबाफ और उनके साथ अराक्ची, तो लौटते समय उनके मर्डर का प्लान बनाया था इजराइल ने यह प्लान बनाया था कि ईरान में वो घुसेंगे और ईरान में घुसते ही उनको मार दिया जाएगा। कहा यह जा रहा है कि ईरान के लीडर्स को अमेरिका ने यह बताया कि इजराइल के जहाज ईरान की सीमा के अंदर हैं, और वो ये प्लान करके गए हैं कि अराक्ची को और उनके साथ साथ कालिबाफ को शहीद किया जाएगा, उनकी हत्या की जाएगी। ये इजराइल की प्लानिंग है। दरअसल इसके पहले भी इजराइल एक बार कालिबाफ को मारने की कोशिश कर चुका है। पहाड़ के नीचे एक बंकर में मीटिंग चल रही थी, उस पहाड़ के थ्रू बम गिराया गया, लेकिन वो बंकर तक नहीं पहुंचा, वो बंकर उसकी पहुंच से बाहर था और वहां से कालिबाफ साहब को सेफ निकाला गया था। इस बार इनका प्लान आसमान में मारने का था। ये बात ईरानियों को पता चल गई, इसलिए पाकिस्तान से जब वो आ रहे थे तो तेहरान उतरने की जगह जल्दी जल्दी में मशहद में उनके प्लेन को लैंड कराया गया और वहां से सिक्योरली उनको निकाला गया। अब एक ऐसी कंट्री है जो सिविलियन लीडर्स के ऊपर लगातार हमला करने की बात कर रही है। क्यों किया गया होगा उस समय ये सब प्लान, आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। पाकिस्तान गए थे ये लोग और लग ये रहा था कि बातचीत आगे बढ़ेगी, समझौता हो सकता है, और एटलीस्ट समझौते का प्रोसेस शुरू हो गया था। उस वाली जर्नी में कुछ हुआ तो नहीं था। आपको याद होगा इस्लामाबाद में स्टीव विटकॉफ आया था, जारेड कुशनर आए थे और ये दोनों लोग गए थे। वो बातचीत कहीं पहुंची नहीं थी, कोई समझौता भी नहीं हुआ था। लेकिन उसके बाद ही प्रोसेस शुरू होता है और फाइनली एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होती है और फिलहाल के लिए जंग रुकती है। तो जाहिर है कि इजराइल नहीं चाहता था कि जंग रुके। फर्ज कीजिए कि उस जहाज को निशाना बना दिया गया होता जिस जहाज में अराक्ची और कालिबाफ बैठे हुए थे और ये दोनों लोग मारे गए होते, तो जाहिर है उसके बाद बातचीत की कोई बात ही नहीं होती, जंग दोबारा शुरू हो जाती। और इजराइल यही चाहता था कि बातचीत ना हो, जंग दोबारा शुरू हो जाए। और अमेरिका ने अगर ईरान को बताया है, इसका मतलब यह है कि अमेरिका के कंट्रोल में भी इजराइल नहीं था, वरना वो इजराइल को फोन कर सकता था कि भाई अपना जहाज लेकर वापस जाओ और एकदम ये काम मत करो, डांट सकता था। लेकिन अमेरिकी अखबारों में खबर चलाई जाती है कि ट्रंप ने यहां डांट दिया, वहां डांट दिया, और यहां बताया जा रहा है कि ईरान को बताया गया कि आपके ऊपर खतरा है, लेकिन इजराइल को रोका नहीं गया। इसका मतलब बहुत साफ है कि इजराइल अमेरिका के कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है। इजराइल अपनी मनमानी करता है, और अगर ईरान की ताकत नहीं होती, अगर ईरान की मिसाइलों ने उसको इतना नुकसान नहीं पहुंचाया होता, तो वो जंग किसी भी हाल में रोकता नहीं। तो कल भी मैंने बात की थी, आज भी मैं कह रहा हूं कि जब इजराइल की नीयत ऐसी है तो आप ही बताइए कि कैसे यह माना जा सकता है कि मिडिल ईस्ट में कोई पीस एस्टैब्लिश हो गई है। इसलिए चाहे बहरीन में सेंटकॉम की मीटिंग का मामला हो, चाहे होर्मुज पे जो ऑफर दिया जा रहा है कि पैसा ले लो, होर्मुज को छोड़ दो, या फिर जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि सऊदी अरबिया और अमेरिका के बीच में तनातनी हो गई, या फिर ये कि अराक्ची और कालिबाफ साहब को जो है आसमान में ही मारने की प्लानिंग इजराइल ने बनाई थी, या फिर ये कि लेबनान के अंदर इजराइल के पांव मजबूत होते जा रहे हैं और हिजबुल्ला किसी भी हालत में इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। ये सारी खबरें मिलजुल कर एक ही तरफ ले जाती हैं कि फिलहाल ऐसा लगता नहीं है कि ये पीस प्रोसेस कोई बहुत लंबा चलेगा। कोई ना कोई बहाना लेकर इस पीस प्रोसेस को तोड़ा जाएगा और ईरान पर दोबारा हमला किया जाएगा। जाहिर है ईरान भी जबरदस्त जवाब देगा, लेकिन अभी ईरान जो कर रहा है, आयतुल्लाह खामनेई का जो अंतिम संस्कार है वो जिस तरह से कर रहा है, जिस ग्रैंड लेवल पे कर रहा है, और जिस तरह से दुनिया भर के लीडर्स वहां पर पहुंच रहे हैं, वो अपनी ताकत भी दिखाना चाहता है और डिप्लोमेटिक ताकत भी दिखाना चाहता है। एक तरफ वो इजराइल से कहता है कि हम डरते नहीं हैं। जो IRGC के चीफ हैं, एक्टिंग चीफ हैं, जो अभी तक दिखाई नहीं दिए थे जंग शुरू होने के बाद,
उनकी तस्वीर भी आई, दिखाया गया कि वो भी पब्लिक में आए और दुनिया भर के लोग भी वहां आए हैं, पत्रकार आए हैं, बहुत ग्रैंड सेरेमनी की जा रही है, बहुत शानदार तरीके से ईरान अपने सुप्रीम लीडर को विदाई दे रहा है। और ये सब दो चीजों के लिए है। पहले तो इजराइल को ये बताना कि जिस पर तुमने हमला किया था वो कोई आम आदमी नहीं था और तुमसे हम डरते नहीं हैं। और दूसरा ये कि अपनी डिप्लोमेटिक ताकत दिखाना कि कौन कौन से मुल्क ईरान के साथ रिश्ता रखना चाहते हैं, ईरान की इंटरनेशनली कितनी पहुंच है। इन दो मकसदों को ध्यान में रखकर ईरान ये सारा कुछ कर रहा है। अब इसमें मुस्तफा खामनेई खुद शामिल होंगे कि नहीं होंगे, ये देखने वाली बात है। जो रिपोर्ट्स आई वो मैंने आपके साथ शेयर किया, तो आगे भी जैसे जैसे जो कुछ होता रहेगा मैं अपडेट करता रहूंगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।